आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2010 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2010 रसायन विज्ञान का प्रथम पत्र हल करेंगे, है ना। केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर को अपन सोल्व करेंगे आज, जो 2010 में आया था बोर्ड परीक्षा के अंदर राजस्थान बोर्ड में। उस समय 2 पेपर हुआ करते थे, उसमें से ये प्रथम पत्र है अर्थात फर्स्ट पेपर है। आप देख लेते हैं, सामान्य नियम है जो आप जानते हो, सभी प्रश्न इसमें करने रहते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि कोई क्वेश्चन में त्रुटि रह जाती है छपने में, तो उसमें से जो मान्य भाषा है वो हिंदी होती है। जब आके देखते हैं, इसका सोल्व आउट देखते हैं, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, जो छोटे क्वेश्चनों में शामिल है कि समान वेग से गतिशील निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखो इसको कि समान वेग से गतिशील निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो बताओ इसमें से सबसे इसका सटीक जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन होगा ए वाला। ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब होगा। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका सोल्व आउट अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनके सोल्व आउट अभी आगे दे रखे हैं, अपन वहाँ पे विचार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा जिसका मोलर द्रव्यमान है 40। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वह है NaOH, जिसके अंदर ये सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका जो एटॉमिक मास है वह है 14। तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा 500 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घुला हुआ है, तो इसकी मोलरता क्या है। पूछा क्या है अपन से क्वेश्चन कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा 500 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घुला हुआ है, तो इसकी मोलरता क्या है। तो ऑप्शन ए 2.0 m, ऑप्शन बी 1.5 m, ऑप्शन सी 1.0 m, ऑप्शन डी 0.5। तो इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका जो सटीक जवाब है वो होगा ऑप्शन डी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जस्ट अपन थोड़ी देर बाद में इसके बारे में अपन विचार करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि कोई अभिक्रिया है, जैसे ए और बी दो अभिकारक आपस में क्रिया कर उत्पाद सी बना रहे हैं। अपन को दिया गया है कि एक के लुप्त होने का वेग 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया ए प्लस बी आपस में क्रिया कर यानी कि अभिकारक ए और अभिकारक बी आपस में क्रिया कर उत्पाद सी बना रहे। इसमें ए के लुप्त होने का वेग 10⁻² है। 10⁻² मोल लीटर सेकंड इनवर्स है, तो सी के बनने का वेग होगा। तो ऑप्शन ए है 0.5 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन बी है 1.0 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन सी 1.5 इंटू 10⁻² मोल लीटर सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन द 2.0 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ये 2010 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सोल्व आउट क्या होगा, तो इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन द। इसका जो उत्तर है, इसका जो सोल्व आउट है वह है ऑप्शन द। ऑप्शन द इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अपन भी विचार करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था
कि इनमें से कौन से कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समीकरण अधिक है। तो अपन जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समीकरण होती है लैम्बडा बराबर एच यानी कि प्लांक नेतांक बटा हुआ एम वी। एम यहाँ द्रव्यमान होता है जबकि वी क्या होता है, वेग। नेक्स्ट अपन देख पा रहे हैं कि लिखा है कि समान वेग के लिए उस क्वेश्चन में था कि जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उन सभी का वेग क्या है, समान है। तो यहाँ पर ये जो v है वह और ये जो h है, h का मान तो सभी के लिए समान होता है, परंतु इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो v है, इस v का मान भी क्या है, सभी के लिए सेम है। तो ये जो लैम्बडा है अर्थात ये जो तरंगदैर्ध्य है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस m पर निर्भर कर रहा है। तो अपन ने लिखा है कि समान वेग के लिए जो तरंगदैर्ध्य है अर्थात जो लैम्बडा है वो समानुपाती 1/m या फिर लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती m। तो अपन को देखने से क्या पता चल रहा है कि द्रव्यमान, देखने से पता चल रहा है कि द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर m एंटी प्रोपोर्शनल है अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। लिखा भी गया है कि जिसका द्रव्यमान सबसे कम है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। यहाँ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg होता है। तो यहाँ पर जब अपन प्रोटॉन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन सभी का जब मास लिखते हैं तो सबसे कम है अपने इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होने की वजह से, क्योंकि लैम्बडा एंटी प्रोपोर्शनल है, इसलिए लैम्बडा का मान सबसे ज़्यादा होगा, जो अपन देख पा रहे हैं इस रिलेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। उसमें पूछ रहा था अपन से जो क्वेश्चन नंबर जो 2 था कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा 500 सेंटीमीटर क्यूब विलेन में घुला हुआ है, इसकी मोलरता है। ऑप्शन ए था अपने 2.0, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 1.0, ऑप्शन डी 0.5 था। तो इसमें से अपन ने ऑप्शन जो द था उसको अपन ने क्लिक किया था, वो बिल्कुल सही माना था अपन ने। तो देखा वो सही है क्या। ऑप्शन जो द 0.5 मोल अपन ने माना हल करके, वो देखा है या नहीं है, इसको देखने के लिए अपन सोल्व आउट देखते हैं। तो यह रहा क्वेश्चन। अपन जानते हैं कि मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटा हुआ आयतन। मोलों की संख्या बटा हुआ आयतन, ये किसका सूत्र होता है, मोलरता का सूत्र होता है। यहाँ जो ये आयतन है उसको लीटर में रहना होता है। इसी के साथ अपन एक दूसरा फॉर्मूला और जानते हैं कि मोलों की संख्या का, तो इस मोलों की संख्या की जगह इस वाले फॉर्मूले को रख देंगे। जो सूत्र क्या है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अप्लाई कर देने से जो मोलरता का फॉर्मूला बना है, तो मोलरता बराबर मोलों की संख्या जगह पर लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान बटा हुआ मोलर द्रव्यमान और नीचे वह वही आयतन। तो दिया गया द्रव्यमान था 10 ग्राम, जबकि जो NaOH होता है यानी कि कास्टिक सोडा, उसका जो मोलर मास होता है वो अपन इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Na जो कि 11 नंबर पे होता है, इसका मोलर मास होता है 23। ऑक्सीजन जो कि 8 नंबर पे आता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 16 है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है और द्रव्यमान भी 1 ही होता है। तो जब इन सारी संख्याओं को अपन काउंट करते हैं, 23 को, 16 को, 1 को, तो उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है, जो कि कितना है, 40 है। उसका मोलर द्रव्यमान 40 है। और आयतन पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि मोलरता निकालने का जो फॉर्मूला है मोलों की संख्या आयतन, तो ये जो आयतन होता है ये रहता है लीटर में। तो अपन को सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाया, अपने 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, फिर ऊपर 40 का 1 जीरो, 10 के 1 जीरो से काट दिया, तो ये रह गया 1/4 और नीचे रह गया 5/10। तो 5/10 को भी अपन जब काट देते हैं तो 1/2, 2 का भाग जब 1 में देते हैं तो 0.4 आता है, 0.5 आता है। जब 1 में 4 का भाग देते हैं तो 0.25 आता है। उस 0.25 में 0.5 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से अपना उत्तर आएगा 0.5, जो कि अपना ऑप्शन द था।
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा था कि a+b(2c) में a के लुप्त होने का वेग 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो c के बनने का वेग क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। इसका भी उत्तर तो d ही था। अब इसका सोल्व आउट देखते हैं कि क्या है। तो रिएक्शन इस तरह से थी कि a+b, एरो का चिन्ह 2c। तो यहाँ पर अपन अभिक्रिया के वेग को लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने मान ली स्मॉल r है। रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r अपने मान ली। तो अपन जानते हैं a और b अभिकारक है, तो अभिकारक समय के अनुसार कम पड़ते जाते हैं। a और b समय के अनुसार कम पड़ते जाते हैं, जबकि c समय के अनुसार बढ़ता जाएगा। इसलिए a के साथ माइनस का चिन्ह लिया, b के साथ भी माइनस का चिन्ह लिया, जबकि c के साथ प्लस का चिन्ह लिया। तो ये उत्पाद की सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, उसके साथ अपने समय का परिवर्तन ले लिया। तो उत्पाद की सांद्रता को या फिर अभिकारक की सांद्रता को जब अपन ले लेते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग आ जाता है, जिसे अपने r से डिनोट किया है। इसलिए r बराबर माइनस का dA/dt। इसी प्रकार b के लिए भी लिख पाएंगे कि माइनस का dB/dt इसी के बराबर होता है किसका, उत्पाद का, जो भी क्या हो जाएगा dC/dt। लेकिन यहाँ पर जो ये दो है इसको बोलते गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो इसको अपॉन में लिखा जाता है, तो 1/2। बात करते हैं कि यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ कुछ ही नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 1 था और यहाँ पर भी 1 था, तो अपन को 1/1 लिखेंगे। 1/1 लिखेंगे तो भी डाटा तो वही का वही आएगा। जबकि यहाँ 2 है, तो 2 को जब अपन लिखेंगे अपॉन में तो 1/2 हो जाता है, इसलिए अपने यहाँ पर 1/2 लिखा है। तो एक के बात करते दे रखा है कि एक के लुप्त होने का वेग अपन लिख पा रहे हैं माइनस का dA/dt, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻²। इसी तरह से जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो c के बनने का वेग जो अपन लिख पाएंगे क्वेश्चन अनुसार प्लस 1/2 dC/dt। ये बड़ा कोष्टक सांद्रता को बताता है, एक्टिव सांद्रता को। तो अब अपन देख पा रहे हैं कि dA और dt यानी कि अभिकारक की सांद्रता का परिवर्तन, और उत्पाद की सांद्रता का परिवर्तन दोनों बराबर है। इसलिए अपन इस फॉर्मेट में दोनों को बराबर रख दिया है, और अपन इसको बराबर रख दिया। तो और साथ में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है माइनस का dA/dt का मान, जो कि क्या है माइनस का 10⁻², क्योंकि माइनस की वजह से माइनस आया, इस वाले माइनस की चिन्ह की वजह से आप देख पा रहे होंगे ये जो माइनस का चिन्ह है इसकी वजह से यहाँ पर माइनस लगाया। जबकि ये जो dA/dt यानी कि d सांद्रता यानी एक्टिव सांद्रता 1 की अपॉन dt, इसकी वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻², और ये अपन को ज्ञात करना ही है। इस वजह से अपन देख पा रहे हैं कि जब ये 2 इधर चला जाता है, 2 × 10⁻² बराबर dC/dt। ये कट गया है, आपको दिखना नहीं होगा, तो ये dC/dt, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁻²। तो ऐसा ऑप्शन था अपने डी वाला। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते क्या है कि आयोडीन से बनने वाला विस्फोटक यौगिक का अणु सूत्र लिखिए। आयोडीन से बनने वाले विस्फोटक यौगिक का अणु सूत्र लिखिए। तो अब इसका अपन सोल्व आउट देखते हैं। ये तो एक शब्द का उत्तर होगा, तो इसका सही जवाब है बेटा नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड। इसका सही जवाब होगा Ni3। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है मुख्यतः क्या होती है, ऐसे 3 शो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 3 है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है अर्थात जो बाह्य कोश में उसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए 3 बंध बना पाता है मोस्टली। इसलिए इस N ने इस I के साथ मिलकर 3 बंध बनाए। इट मीन्स ये जो N था इसके साथ आयोडीन ने
फिर आयोडीन ने, और आयोडीन ने बंध बनाया। 10 को पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन, 3 होने की वजह से ट्राई आयोडाइड। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। तो हमारा क्वेश्चन था कि आयोडीन से बनने वाले विस्फोटक यौगिक का अणुसूत्र लिखिए। उसका सही जवाब है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभिक्रिया लिखी हुई है कि अभिक्रिया A प्लस 3B उत्क्रमणीयता का चिन्ह 2C, यहाँ A प्लस 3B अभिकारक है। यहाँ A प्लस 3B उत्क्रमणीयता का चिन्ह 2C, तो यहाँ ये जो A है और B है ये अभिकारक हैं, जबकि 2C उत्पाद है। इसके लिए वेग नेतांक इट मीन्स के का मात्रक ज्ञात करना है, उसकी यूनिट ज्ञात करनी है। तो इसका सोल्व आउट अपन देखते हैं, चलते हैं आगे कि इसका क्या रहता है। तो वो जो भी क्रियाएं हैं उसको ग्रीन मार्कर से हाईलाइट कर रखे हैं। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो A प्लस 3B एरो का चिन्ह 2C, तो इसका लिए अपन को साम्यस्थिरांक के बारे में लिखना है। तो अपन जानते हैं इसके बारे में कि साम्यस्थिरांक के का जो सूत्र होता है वो होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। इस साइड में जो लिखे होते हैं ज़्यादातर उत्पाद होते हैं, जबकि इस साइड वाले अभिकारक होते हैं। तो उत्पाद की सांद्रता तो ये C, साथ में इसका जो गुणांक है उसको अपन पावर में लगा देंगे, अर्थात उसकी घात लगा देंगे, नीचे अभिकारक लिखेंगे। तो यहाँ 2 अभिकारक हैं A और B, तो यहाँ A लिख दिया, उसके आगे किसी प्रकार का गुणांक नहीं था, बिल्कुल अकेला था, इसलिए इसके कोई पावर नहीं लगाए। लगा भी देते तो इसके 1 पावर लगती है, उसका मतलब भी 1 ही होता है, इसलिए अपने लगाया नहीं। B के आगे 3 लिखा है, इसलिए अपने इसको 3 लगा दिया है। चलो आगे देखते हैं इसका सोल्व। उत्पाद की सांद्रता लिख दी जो कि C² आ गया। अभिकारक की सांद्रता अपन ने लिख दी जो A और B था, तो A के पावर लगाई 1, जबकि B के लगाई 3, क्योंकि B रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे उसके आगे जो गुणांक है वो कितना है, 3 है। तो सांद्रता का जो इकाई होती है वह है मोल लीटर, यहाँ स्क्वायर होने की वजह से अपन स्क्वायर लगा दिया। ए भी एक अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता का भी वही होगा सेम, जो कि मोल लीटर होगा। इसी प्रकार जो बी है वह भी एक अभिकारक है, अर्थात इसकी भी सांद्रता काम में आ रही है, तो उसका मात्रक भी मोल लीटर होगा, मोल अपॉन लीटर होगा। इसके पावर 3 होने की वजह से 3 लगा दी, तो ये मोल लीटर स्क्वायर वाली जो है मोल अपॉन लीटर स्क्वायर है वो मोल लीटर क्यूब से 2 बार कट जाएगा। 2 बार कट जाने की वजह से अपने पास सिर्फ और सिर्फ नीचे यहाँ पर इस जगह पर 1 मोल लीटर बचा, मोल अपॉन लीटर बचा, 1 मोल लीटर इस जगह पर था। ये मोल और मोल गुणा हो जाएंगे तो मोल स्क्वायर हो जाएंगे, और लीटर गुणा हो जाएंगे तो लीटर स्क्वायर हो जाएंगे। मोल को अपन एम मोल लिख सकते हैं, तो दोनों के मोल स्क्वायर हो जाएंगे, और लीटर LITR लिख लेते हैं, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अपन से ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और लीटर भी माइनस में हो जाएगा, जो अपन देख पा रहे होंगे। तो देखो इस मोल लीटर से स्क्वायर से क्यूब को काट दिया, तो यहाँ मोल लीटर बच गया, यहाँ पर भी मोल लीटर बच गया, जो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। साइड में लिख रहे हैं आपके लिए, तो मोल को मोल से गुणा करेंगे तो मोल स्क्वायर, लीटर को लीटर से गुणा करेंगे तो लीटर स्क्वायर। दोनों का मैं इंग्लिश रूप लिख दिया गया, मोल माइनस 2 लीटर माइनस 2, क्योंकि इनको ऊपर ले गए हैं। इसका सही रूप देख लो यहाँ से कि मोल को और मोल को गुणा किया तो मोल स्क्वायर, लीटर को और लीटर को गुणा किया तो लीटर स्क्वायर। जब मोल को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। तो अपन देख पाए कि इसका जो मात्रक था वेग नेतांक अभिक्रिया A+3B 2C के लिए जो वेग नेतांक पूछा गया था, उसका जो सही जवाब है वह है अपने मोल इनवर्स -2 है ना, और लीटर -2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यौगिक Na संकुल यानी कि बड़ा ब्रैकेट Ag सेंट्रल मेटल जो होती हैं, उसके बाद में छोटे ब्रैकेट में Cn उसके आगे 2 लगा हुआ है, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ Ag केंद्रीय धातु परमाणु है, एक केंद्रीय धातु परमाणु है, Cn एक लिगेंड है, ये इसकी संख्या लगी हुई है।
ये एक दनायन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अपन से कि इसके समन्वय मंडल को लिखिए, इस अंकुल के समन्वय मंडल को लिखिए, इसके लिगेंड व लिगेंडों की संख्या भी दीजिए। तो अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं इसका सोल्व आउट क्या है। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो बड़े ब्रैकेट में होता है, जो संख्या बड़े ब्रैकेट में लिखी है वह हमेशा समन्वय मंडल को माना जाता है। तो यहाँ जो समन्वय मंडल है वह है बड़ा ब्रैकेट AgCN छोटे कोष्ठक में 2। तो ये तो हुआ इसका समन्वय मंडल। और अगला क्वेश्चन था कि इसमें लिगेंड कौन सा है। तो समन्वय मंडल में अपन देख पा रहे हैं कि ये तो केंद्रीय धातु है और CN क्या है, लिगेंड है। तो इसमें लिगेंड है CN और पूछा है कि इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी है। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें 2 लगा है, तो जिससे इसके जो लिगेंडों की संख्या है वह 2 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। Ti3+ जलीय विलयन के संकुल आयन का रंग बैंगनी दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है हम देख पा रहे हैं कि Ti3+ जलीय विलयन के संकुल आयन का रंग बैंगनी दिखाई देता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड उपयोगी क्वेश्चन है, इसको एग्जामिनर वापस दोबारा रिपीट कर सकता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट लगा लो। ये हो सकता है इस साल भी आपसे पूछ लें। अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले देखो लिखा है कि टाइटेनियम जिसमें 3+ शो करता है, कि टाइटेनियम जिसमें 3+ शो करता है, तो उसका एक संकुल ले रखे हैं जो 12th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग है Ti। तो उसके जल के साथ यानी जिसको एक्वा बोलते हैं उसके साथ उसका संकुल लिख दिया। संकुल को दर्शाने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके अंदर टाइटेनियम 3+ शो कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि ये बैंगनी रंग दर्शाता है, तो क्यों दर्शाता है। तो चलते हैं ये क्यों दर्शाता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन को टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। ऐसे अपन को शो भी हो रहा है कि 3+ है, लेकिन कई बार जो ये लिगेंड होते हैं जैसे कि यहाँ H2 है, इनकी वजह से ऊपर वाला जो चार्ज होता है इसकी जगह यानी कि इसके अलावा भी और भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। चलो विचार करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर टाइटेनियम एक्वा यानी कि जल के साथ 6 संख्याओं से बंध बना रखा है। तो सबसे पहले अपन को टाइटेनियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेते हैं कि टाइटेनियम के ऑक्सीकरण जो अवस्था है वह मान लिया अपने X मान लिया। यहाँ जल 6 बार था इसलिए अपने 6 लिख दिया। जो H2 होता है, H2O होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 0। इसलिए अपन H2 जो कि 6 बार है और उसका जो ऑक्सीकरण मान है उसको 0 ले रखे हम, P 0। तो 6 को से अपन 0 करेंगे तो ये तो हट जाएगी, तो X बराबर 3। तो TiH2O6 3+ संकुल के अंदर टाइटेनियम का जो ऑक्सीकरण मान है वह है +3। टाइटेनियम संकुल के अंदर जो टाइटेनियम का ऑक्सीकरण मान है वह है +3। अब अपन टाइटेनियम का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक है 22। आप देख पा रहे होंगे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन जब लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d2। आप गिन सकते हो 2 2 4 6 10 12 6 18 19 20 21 22 पूरी की पूरी वर्दी। जिसकी मूल अवस्था है यानी कि ग्राउंड स्टेट, इसमें टाइटेनियम उत्तेजित अवस्था में नहीं है। जब ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा तब ये अपने बाहर वाले कोष से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन देख पाते हैं। तो अपन चेक करते हैं उत्तेजित अवस्था में जब टाइटेनियम +3 शो करता है तो देखिएगा यहाँ तक तो अपन सेम ही मिलते हैं, सेम ही पाते हैं यहाँ तक तो, क्योंकि बाहर वाला कोष है अपने 4s2 3d2। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d1 से निकल गए। क्यों निकले, क्योंकि बाहर वाला कोष था 4s2 और 3d2 वाला। यहाँ टाइटेनियम +3 दर्शा रहा है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डी वाले से निकल गया, जबकि
2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए। सबसे बाहर वाला ये, तो 2 यहाँ से निकल गया, उसके बाद में एक बचा जो 1 यहाँ से निकल गया। तो अब देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया। उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1, यानी कि डी कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। देखते आगे, यहाँ इसका अष्टबल के विपाटन होता है। हम देख पा रहे हैं कि जब समनीय जो संख्या होती है, यहाँ पर 6 लिखी हो, जब समनीय संख्या यानी कि संकुल के अंदर यदि 6 लिखा हुआ है तो ये समझना उसका जो विपाटन होगा वो विपाटन अष्टफलकीय होगा, विपाटन अष्टफलकीय होगा। यदि यहाँ पर 4 लिखा होता, यदि यहाँ पर 4 लिखा होता तो उसका विपाटन होता चतुष्फलकीय, उसका विपाटन फिर चतुष्फलकीय होता। चलो क्वेश्चन अनुसार अपन देख पाते हैं, अपने यहाँ 6 है तो चतुष्फलकीय ना होकर अष्टफलकीय उसका विपाटन है। चलो अष्टफलकीय विपाटन के लिए अपन बात करते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं अष्टफलकीय विपाटन का एक मैंने नॉर्मल समझाने के लिए एक आलेख बनाया। तो यहाँ पर डी कक्षकों का 2 तरीके से विपाटन हो जाता है। वो 2 कक्षक है, एक तो T2G और एक EG। इस T2G में 3 कक्षक आते हैं, DXY, TYZ, DZX, DX2, Y2 और एक DZ2। हम देख पा रहे हैं यहाँ D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले वाले कक्षक में भरे जाएंगे। जो यहाँ पर पहला कक्षक है DXY, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, उसके बाद में इसमें नहीं भरा, इसमें भी नहीं भरा, इसमें भी नहीं भरा और इसमें भी नहीं भरा। ये इसलिए नहीं भरा क्योंकि अपने पास डी के अंदर केवल मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओनली वन एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो DXY में आएगा। परंतु ये जब Ti उत्तेजित होता है तो वो इलेक्ट्रॉन DXY से निकलकर यानी कि T2G कक्षकों से निकलकर EG कक्षक में चला जाता है। तो जब ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब T2G कक्षकों से निकलकर EG वाले कक्षकों में चला जाता है, T2G से निकलकर EG वाले कक्षकों में चला जाता है, उस समय जो संकुल होते हैं वह रंग दर्शाते हैं। इसलिए ये जो TiH2O6 3+ वाला बैंगनी रंग दर्शाता है। तो ये भी D हुआ और ये भी D कक्षक हुआ। तो D कक्षक से D कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस समय संकुल रंग दर्शाता है, इसे बोलते हैं DD संक्रमण। आप देख पा रहे हैं कुछ लाइनें लिखी हुई है कि ये इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक से EG कक्षक में चला जाता है, अर्थात यहाँ DD संक्रमण हुआ है, यहाँ DD संक्रमण हुआ है। इसलिए Ti+3 जलीय विलयन में रंग दर्शाता है। अपन को ऐसा लिखकर भी आना पड़ेगा कि D यानी कि T2G जो कि D के 3 कक्षक लेके बैठा हुआ है, DXY, DYZ, DZX, इनमें से सिर्फ DXY के पास ही अपने पास इलेक्ट्रॉन है। परंतु जब Ti+3 उत्तेजित होता है और जब इसके रंग दर्शाने की बारी आती है तो ये DXY यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले EG वाले कक्षकों में चला जाता है। तो D से ही इलेक्ट्रॉन D में जाता है, जिसको बोलते हैं DD संक्रमण। और इस वजह से जो Ti है वह अपने जो जलीय विलयन है उसमें क्या दर्शाएगा, रंग दर्शाता है। तो यहाँ पर ये कौन सा रंग दर्शा रहा है, यहाँ पर ये बैंगनी रंग दर्शा रहा है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्या रहता है, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छा क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं। बोर्ड के अकॉर्डिंग ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें लिख रहा है कि एक संकुल बना रखा है FeCN6 की अपेक्षा FeCN6-3 अधिक स्थायी है। यहाँ थोड़ा डार्क मोड है, यहाँ पे शायद +3 होना चाहिए, अपन देख पाते हैं आगे। देखिए +3 है क्या, सॉरी यहाँ पे +3 नहीं है, यहाँ पर ये दर्शा रहा है यहाँ पर -4 और ये दर्शा रहा है -3। क्वेश्चन है सही रूप में लिखा हुआ क्वेश्चन है कि FeCN6 उसका ऑक्सीडेशन अंक लिखा गया है पूरे कॉम्प्लेक्स का मिलाकर। इसी तरह से FeCN6 या -3 तो पूछा जा रहा है कि FeCN6-4 की अपेक्षा FeCN6-3 अधिक स्थायी है, तो अपन को इसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन देखने के लिए अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं
FeCN6-4 की। तो इसमें अपन ने इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले Fe का निकाला, पता नहीं है, अपने x मान लिया, ये 6 होने की वजह से 6 लिख दिया। Cn का जो ऑक्सीजन मान होता है वो -1 होता है। इसकी एक टेबल होती है, उसमें से देखकर अपन को याद कर लेना पड़ता है। ऐसे हल करके भी देख सकते हैं। फिर कार्बन की +4, नाइट्रोजन -3, तो +4 में से इस तरह से आ जाएगा, तो उसको अपन देख पाएंगे। हर जगह कंसेप्ट बैठता नहीं है, ये Cn माइनस की जो 1 ही शो करता है ना। तो फिर देखो इसके बराबर में टोटल चार्ज जो होता है उसको लिखना पड़ता है। यदि यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं होता तो अपन यहाँ कुछ नहीं लेते। यदि मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ पे प्लस का 2 लेते। यदि यहाँ -4 है तो अपने -4 लिया। यदि यहाँ पे कोई अंक होता ही नहीं तो अपन भी यहाँ पे 0 ले लेते, परंतु यहाँ -4 है तो -4 आएगा। तो जिसका निकालना होता है उसको अक्स मान लेते हैं। ये जो लिगेंड होते हैं उसका अपन को याद करना पड़ता है। तो ये 6, इसका -1, इसको अपन लिख दिया इस तरह से। फिर बराबर में टोटल चार्ज -4, तो ये देखो माइनस को 6 से गुणा करेंगे तो -6, -6 को इधर लाएंगे तो +6, -4 में से +6 चला जाएगा तो 2 आ गया। इसी तरह से अपन इधर वाले देखते हैं, वही Fe को अपन का ऑक्सीजन मान ज्ञात करना है, उसको अपन ने x मान लिया। ये Cn जो है 6 बार लिख दिया। इसका जो ऑक्सीकरण मान होता है वो -1 होता है, अपन ने लिख दिया। बराबर में टोटल चार्ज को लिखना होता है तो टोटल चार्ज लिख रखा है। 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6, -6 को बराबर के इधर के लाएंगे तो ये +6, तो -3 +6 में से जाएंगे तो +3 आ जाएगा। यहाँ +3 है और यहाँ +2 है। अब बारी करते हैं कंसेप्ट की कि कंसेप्ट क्या लगता है, ऐसा करने से क्या मिला। तो इसकी बारी है ही, तो अपन लिख पाएंगे कि जिसका ऑक्सीकरण मान ज़्यादा आता है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो लिखा गया कंटेंट है कि अधिक स्थायी होगा, यानी कि FeCN6-3 वाला ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीकरण मान क्या आ रहा है +3 आ रहा है, जबकि ये कम स्थायी है। लिखा भी हुआ है कंटेंट कि कम स्थायी होगा FeCN6-3 की तुलना में, क्योंकि Fe का ऑक्सीकरण मान कितना है +2। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ दोबारा। सबसे पहले इस तरह से जब संकुल दे दिया जाए कंपेयर के लिए, तो सबसे पहले उनका ऑक्सीकरण मान निकाला जाता है। फिर अपन को ये देखना पड़ता है कि उनमें से किसका ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x बराबर 3 है तो ये ज़्यादा स्थायी है, जबकि यहाँ x बराबर 2 है तो ये कम स्थायी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन विचार करते हैं कि क्या रहता है। Mn उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, यानी कि मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, वह उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो क्यों दर्शाता है, तो सबसे पहले अपन इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। यहाँ पर 4s2 और 3d5 जो कि बाह्य कक्षक होते हैं, ये बाह्य कक्षक ही अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। तो अपन सिर्फ बाहरी कोष को लिखते हैं। तो सबसे पहले 4s, तो 4s को अपन ने बना दिया। s के कोई उपकोष होते नहीं है, s खुद रहता है, जबकि d के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, जिनके नाम आपको पहले बता दिया, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। तो यहाँ d के अंदर 5 कक्षक हैं, 5 कक्षक है और उन पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको अपन लिख पा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, एक एक लिख दिया। तो यहाँ पर ये जब उत्तेजित अवस्था में आता है तो कभी 1 कभी 2 इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो 1 निकालेगा तो 1, 2 निकाले तो 2, 3 निकाले तो 3, इसकी संयोजकता होती जाएगी। तो जब 1 निकालेगा तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 कर लेगा, 1 यहाँ से लेगा तो 6, 1 यहाँ से 7। इस वजह से मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है 3D श्रेणी में, जो कि +7 तक दर्शा सकता है। तो आने वाले अगले वाले एलिमेंट भी दर्शा सकते हैं, लेकिन जैसे मैग्नीज की जगह 26 नंबर की बात करें जो कि आयरन आता है, तो उसमें क्या होने लग जाता है, उसके अंदर डी के अंदर युग्मन होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर डी के अंदर युग्मन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो
यहाँ उसका युग्मन हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 और 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इस वजह से पूरी 3D श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण जो अवस्था दर्शाता है वह मैग्नीज दर्शाता है। मैं एक बार आपको इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छा से समझ में आए। हमेशा बंद बनाने के लिए बाह्य वाले कोश जाते हैं और एकमात्र मैग्नीज ऐसा है जिसके पास अभी 3D श्रेणी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 निकालेगा, 2 निकालेगा, 3 निकालेगा, 4 निकालेगा, 5 निकालेगा, 6 निकालेगा, 7 निकालेगा। इस वजह से +7 आएगा। मैग्नीज के बाद के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उनमें क्या होता है कि डी कक्षकों में डी जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने लग जाता है। इस तरह से वो पेयर में आने लग जाते हैं। तो जितने ज़्यादा पेयर में आएंगे वो उतने ही कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाते हैं, क्योंकि पेयर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत कम होता है, मुश्किल होती है इस वजह से। तो अपन कह सकते हैं कि जो मैग्नीज है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है 3D श्रेणी के अंदर। और मुझे बताओ पूरी आवर्त सारणी के अंदर कौन सा एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन विचार करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन को लिखना है। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन को लिखना है तथा इसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा। कॉपर आता है 29 नंबर पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 29 है। तो इस तरह से अपन को इनका हाव भाव के लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। इस तरह से अपन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया है। अब अपन देख पा रहे हैं कि ये यहाँ उत्तेजित अवस्था के अंदर है, यहाँ ये उत्तेजित अवस्था के अंदर है। तो उत्तेजित अवस्था में ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो अपन भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाहर वाले से। तो ये देखिएगा, एक तो S से निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये S से निकाल रहा है, जबकि एक ये जो 3d10 है उसकी जगह से क्या कर लेगा, 3d9 कर लेगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ कॉपर 2+ शो कर रहा है, मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d10 और 4s1 है। ये बाहर वाला कोष है और बाहर वाले कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा ये। तो एक तो ये 4s1 से निकाल लेता है और एक 3d10 से निकाल लेता है, तो उसमें 3d9 हो जाएगा। अब बाहर वाले कोष को अपन इस ब्रैकेटों से की सहायता से इसको शो करते हैं। तो सबसे पहले 4s के अंदर 0, तो अपन ये 4s बनाया, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो अपन ने शो भी नहीं किया। इसके बाद में अपन देख पा रहे हैं डी के अंदर, तो ये 3D अपन ने बना दिया, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन को अपन इस तरह से भरेंगे। सबसे पहले अपन इसका 5 कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं इस वजह से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका भी पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, n पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये बाहर वाला कोष था, अभी अपन ने इसके अंदर देखा इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये डी का बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये 3 4 5, इसके बाद में इसका पेयर होगा, तो ये इसके बाद में 6 7 8 और 9। तो जो n पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। n पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। चलो अपन आगे बात करते हैं, ये कुछ काम में आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। वो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो अपन देख पा रहे हैं ये वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया, जबकि इसी में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो अपन इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो म्यू बराबर रूट के अंदर n और n+2 होगा, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम आपको कंसेप्ट बता दिया कि n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक बार आपकी याददाश्त के लिए फिर बता देते हैं। इस तरह से इसमें 5 कॉलम होते हैं, सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले वहाँ डी के अंदर 9 होने की वजह से फिर पेयर होगा, फिर पेयर होगा, फिर पेयर होगा। तो अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संख्या कितनी आई,
1 है। फॉर्मूले में n का मान 1 रखते हैं तो इसकी जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया तो 2 और 1 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, और √3 की जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो 1.732 ये bm, तो b का मतलब बोर मैग्नेटॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो कि लेंथ एंड संकुचन क्या है, इसे समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ये आपसे 2023-24 में भी पूछा जा सकता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो लेंथ एंड श्रेणी होती हैं, ऐसे तो एलिमेंट्स 58 से शुरू होते हैं, लेकिन एल लेंथ एंड 57 से लेकर लुटीशियम 71 तक को लेंथ एंड श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। तो क्वेश्चन है कि लेंथ एंड संकुचन क्या है, इसे समझाइए। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अपन इसके सबसे पहले इसकी टेबल देख लेते हैं लेंथ एंड की लेंथ एंड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले परमाणु, जैसे 58 नंबर पे सीजियम, ये 60 नंबर पे प्रोजोडियम, और 60 पे नियोडिमियम, 61 पे प्रोमीथियम, इसी तरह से 62 पे आप देख पा रहे होंगे सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम टीबी, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके और देखते हैं बच्चे जो एलिमेंट्स है 65 तक आ गए 66 से डिस्प्रोसिमियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इटबीरियम, ल्यूटेशियम। थोड़े अंग्रेजी वर्ड है, बोलने में दिक्कत होती हैं क्योंकि बार के नाम हैं। इनकी जो रेडियस है अपन सबसे पहले नोटिस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63, 64, 65, और आगे अपन देख पा रहे हैं इनको 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या के बारे में अपन विचार करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या के साथ क्या हुआ, तो जो 58 उसकी परमाणु त्रिज्या है बेटा, देखिएगा 1.03, 1.01, फिर देखो लगातार से ये कम होती जा रही है। आप देख पा रहे होंगे 0.91 में आ गई। फिर आगे देखते हैं 0.89, 0.91, 0.89, हालांकि पढ़ते हैं इनको 0.88, 0.87, इस तरह से हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी कि जेड की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जो कि 58 से लेके बढ़ना शुरू हुआ था, यानी कि 57 भी इसमें शामिल है, लेकिन वो लेंथेनम है, उसके बाद के सारे गुण मिलते हैं श्रेणी के अंतर्गत। तो 57 से बाद में 58 से अपने शुरू किया और अपन 71 लुटीशियम तक चले गए हैं। तो जैसे जैसे जेड बढ़ता जा रहा है तो अपन सारणी में नोटिस कर रहे हैं कि इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वह निरंतर कम होती जा रही है। परमाणु त्रिज्या निरंतर कम होती जा रही है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 0.89, 0.91, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एक बार इनको नोटिस कीजिएगा, लगातार कम होती जा रही है। मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है इसका ऐसा रीजन जो आपको जोर लगा के बार बार बताई जा रही है। क्योंकि जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और त्रिज्या यानी कि रेडियस घट रही है, कि आकार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन किसके आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पर, लेकिन त्रिज्या के आधार पर वो छोटा होता जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन यह है, हम देख पा रहे होंगे कि उसका रीजन समझने के लिए देखो, एक तो होता है नाभिक और उसके चारों ओर कक्षाओं में रहते इलेक्ट्रॉन। वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों का जो प्रकृति होती है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, और जो नाभिक का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं, ये इसको आकर्षित करता है, जिससे इसका आकार छोटा हो जाता है। अब छोटा इसलिए हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर आना चाह रहा है। ये जो बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वह भी अंदर आने चाह रहे हैं। देखिएगा कैसे आना चाह रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी अंदर आएगा, ये वाले भी आएंगे और भी आएंगे और बाहर भी होंगे और कक्षाएं भी होगी, उनके इलेक्ट्रॉन भी अंदर आना चाहेंगे,
क्यों आना चाहेगा? क्योंकि नाभिक एक बल लगाता है जिसको बोलते हैं नाभिक के आकर्षण बल, जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन को होड़ मच के अंदर आने की, परंतु एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन तो आने की कोशिश करेगा लेकिन इसको नहीं आने देगा। इसी बीच में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा और आकार छोटा ना होकर बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, एक कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों आपस में प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह प्रभाव यहाँ पर कम है। उसका नाम है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट इसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव है वो बिल्कुल कम है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में प्रतिकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। जबकि जो नाभिक है उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर पा रहा है। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जा रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण क्या है? कम है। इसलिए आकार बढ़ नहीं रहा है और नाभिक उनको पास खींच रहा है और आकार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये घटनाएं ही परिरक्षण प्रभाव कहलाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 58 से अपन ने शुरू किया था और अपन पहुंच गए लगभग इनके आकार के अकॉर्डिंग अपन पहुंच पा रहे हैं 71 तक। तो जेड तो बढ़ा लेकिन उनकी जो रेडियस थी, उनकी जो त्रिज्या थी वो क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। जो आप देख पा रहे होंगे इनकी त्रिज्याएं निरंतर घटती जा रही हैं। ये देखिएगा, आप देखो इनको निरंतर देखो। तो इसका रीजन यही है कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिकर्षण है, एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण है वो बहुत कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहे हैं, आकार नहीं बढ़ रहा है और आकार छोटा होता जा रहा है। अपन एक बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ रहे हैं जिससे इनकी त्रिज्या कम होती जा रही है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला प्रतिकर्षण जो क्या है? बहुत कम, यानी कि नगण्य है, बिल्कुल न के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए नाभिकीय बल की तुलना में जो प्रभाव वो बिल्कुल न के बराबर है। इस वजह से आकार छोटा होता जा रहा है, जिसे बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। तो परिरक्षण प्रभाव कम और नाभिक के आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से आकार छोटा होता जा रहा है, जिसे बोलेंगे अपन लेंथेनॉइड संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। मिश्र धातु, इजी सा क्वेश्चन है, आपने पहले पढ़ रखा होगा इसके बारे में कि मिश्र धातु क्या है, इसका कोई उपयोग बताइए। तो अपन देखते हैं कि जब एक से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्र धातु बन जाती है। इसकी एक कंडीशन ये है कि एक तो धातु होनी चाहिए, दूसरी धातु हो भी सकती हैं और धातु की जगह अपन अधातु भी मिला सकते हैं, तो भी मिश्र धातु ही बनेगी। कि यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया जाए, तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। इसकी एक कंडीशन है कि इसमें एक तो धातु ही होगी, चाहे दूसरा तत्व धातु हो अधातु हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ उदाहरण हैं मिश्र धातु, जैसे इस्पात, तो इसको बनाने के लिए लोहा लेते हैं, कार्बन लेते हैं तथा उपयोगी कुछ अन्य तत्वों को इसमें मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इस्पात एक मिश्र धातु है। दूसरी है पीतल, जिसमें कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इसकी वजह से एक मिश्र धातु बनती है। जो पीतल, ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। इसको दच भी बोला जाता है, पीतल को दच भी बोला जाता है। यानी कि दच जो मिश्र धातु है वो बनाई जाती है कॉपर और जिंक को मिलाकर। नेक्स्ट बात करते हैं कांसा कॉपर और टिन को मिलाकर बनाई जाती हैं।
जो कांसा है कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। कांसा भी काफ़ी उपयोगी होता है और इसको बोलते हैं बेल मेटल। बेल मेटल इस नाम से भी इसको जाना जाता है कि बेल मेटल कांसा को बोलते हैं। इसके अलावा अगला जो मिश्र धातु है उसके बारे में बात करते हैं, सोल्डर। ये पीबी, लेड और टिन एसन को मिलाकर बनाई जाती हैं। सोल्डर ये एक वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट करने में या किसी वायर को किसी विशेष डिवाइस से कनेक्ट करवाने के लिए काम में आता है। सोल्डर सोल्डर को टंका भी बोला जाता है। सोल्डर, लेड, टिन ये काफ़ी काम में आती हैं। एक वायर को जैसे मोबाइल शॉप्स इत्यादि में जो वायर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनको किसी विशेष डिवाइस से कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर टाँका लगाया जाता है, इसलिए सोल्डर का नाम टंका भी रख दिया। एक दूसरी है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नाम तो सुना ही होगा आपने। ये जो अपने दैनिक जीवन में राजस्थानी साइड में जो बोलते हैं गोटा चांदी, गोटा चांदी, जो गोटा चांदी होती हैं वो गोटा चांदी, उस गोटा चांदी को ही जर्मन सिल्वर बोला जाता है। इस जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए एक तो कॉपर, जिंक और निकल आदि को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब जाकर जर्मन सिल्वर बनता है। तो ये कुछ विशेष मिश्र धातुएं थी जिनको एक से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित रेशियो यानी कि अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। अपना क्वेश्चन था कि इनका उपयोग भी बताइए, तो इनका उपयोग ये रहा आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे इनका उपयोग क्या है। इनका उपयोग है बेटा ऑटोमोबाइल उद्योग में और एक सर्जिकल औजार बनाने में, यानी कि चिकित्सा के अंदर भी इनका उपयोग। चिकित्सा में कैसे, क्योंकि कई चिमटी हैं, ऐसे कई उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं जैसे चिमटी, कोई कैंची, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वह सब धातु की बनी होती हैं और लगभग मिश्र धातु होती हैं, क्योंकि मिश्र धातु के अंदर काफ़ी अच्छे गुण होते हैं, खराब नहीं होती है, टूटती नहीं है, जंग नहीं लगता है आदि। ऑटोमोबाइल उद्योग के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हीलियम, नियोन, आर्गन को अक्रिय एवं विरल गैसें क्यों कहते हैं। तो अपन को पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके लिए एक विशेष वर्ग रखा गया है जिसको 18वां वर्ग बोलते हैं। इसके अंदर अक्रिय गैसें आती है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ऐसी गैसें इसके अंदर आती हैं। ये गैसें उत्कृष्ट कहलाती हैं क्योंकि जब अपन इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, तो इनके बाहर वाले कोष में सामान्यतः 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का आकार बहुत छोटा होता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पूरा भरा हुआ है। जैसे अपन बात करें हीलियम की, 2 नंबर पे होता है तो 1s2, यानी कि इसके पास s वाला कक्षक ही रहता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है। इसके अलावा हीलियम को छोड़कर जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ऐसी जो भी गैसें हैं उन सब का बाहर वाला जो कोष है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जिन गैसों के पास बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सभी गैसें अक्रिय होती है, विरल होती हैं, अर्थात वो दूसरों से क्रिया नहीं करती हैं। ऐसी गैसें नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहलाती हैं। ऐसी गैसें उत्कृष्ट या नोबल गैसें कहलाती हैं। याद रखने की ट्रिक है इसका, हीना, नीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन हैं। हीना से HE, नीना से NE और से AR, करीना से KR, के यहाँ पर साइलेंट, एक्सरे से XN, रंगीन से RN। तो हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ये अक्रिय गैसों को याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन मार्कर से इसको हाईलाइट कर रखा है कि नियोन और आर्गन के भौतिक गुणों में कोई 2 अंतर बताइए। तभी अपन ने देखा है कि नियोन और आर्गन
दोनों ही अक्रिय गैसें हैं। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वह 18 है, जबकि नियोन का जो परमाणु क्रमांक है वह 10 है। इसके भी बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों के कई गुण जो भौतिक गुण होते हैं वह अलग अलग हैं। जैसे कि पहले अपन देख पा रहे हैं कि नियोन दूसरे नंबर की हल्की गैस होती है। दूसरा नंबर है नियोन का हल्के होने के मामले में, और तीसरा नंबर है कि जो गैस है वह है आर्गन। और दूसरा जो इसका जो अंतर है वह स्थायी यौगिक बनाता है कौन? नियोन। नियोन जो गैस है स्थायी यौगिक बनाती हैं, जबकि आर्गन का उपयोग करते हैं वेल्डिंग मशीनों में। वेल्डिंग मशीन जहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु को पिघलाना, ऐसे जो काम करते हैं, जो आर्क उत्पन्न करते हैं, विद्युत आर्क, विद्युत आर्क, ऐसा जो काम होता है वेल्डिंग मशीनों में, जहाँ पर एक वस्तु टूट जाने के बाद में उसमें वेल्डिंग करके उसको ठीक कर दिया जाता है, उसके अंदर आर्गन गैस को काम में लिया जाता है वेल्डिंग मशीनों में, यानी कि विद्युत आर्क उत्पन्न करने में। एक अच्छी सी चमक उत्पन्न करते हैं, जिससे एक वायर और दूसरा वायर, या एक धातु दूसरी धातु से, या एक वस्तु दूसरी वस्तु से कनेक्ट हो जाती है, वहाँ एक बिल्कुल चमक उत्पन्न करते हैं, और उस चमक उत्पन्न करने के लिए आर्गन गैस को काम में लिया जाता है। बात करते हैं ये दूसरे नंबर की हल्की गैस है, ये तीसरे नंबर की हल्की गैस है, तो फिर पहले नंबर की गैस कौन सी है? आप इसको कमेंट में बताना कि कौन सी गैस है जो एक नंबर की हल्की वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, न्यूमेरिकल सा टाइप का क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक ए बी का सैद्धांतिक अणुभार एवं प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 58.2 और 30 है। इसका वन टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसको 2023 में भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और न्यूमेरिकली ही आएगा। तो अपन इस क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के क्या रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन की कि कोई आयनिक यौगिक है ए बी, जिसका सैद्धांतिक और प्रेक्षित जो अणुभार है जो अलग अलग हैं, तो इसका अपन को वन टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा की गणना करनी है। तो इससे अपन को 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। चलो देखते हैं इसका सोल्व आउट कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो वन टॉप गुणांक निकालने का फॉर्मूला अपन को आना चाहिए। तो देखो क्या होता है, वन टॉप गुणांक बराबर विलेय का सामान्य अणुभार। विलेय का सामान्य अणुभार यानी कि जो सैद्धांतिक होता है उसको अपन बोलेंगे सामान्य अणुभार, और एक होता है प्रेक्षित अणुभार जो अपन को दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपन उनके मान रख लेते हैं। तो विलेय का सामान्य अणुभार दे रखा है, यानी कि सैद्धांतिक भाग तो दे रखा था, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर। देखो कितना दे रखा है, 58.2 और 30 दे रखा है। तो यहाँ पर उन सारे मान को ला कर रख देते हैं। तो 58.2 विलेय का जो सामान्य अणुभार है सैद्धांतिक वो ला के रख दिया है, साथ में जो प्रेक्षित अणुभार है वो 30 रख दिया। जब 30 का भाग 58.2 के अंदर देते हैं तो 1.94 आता है। तो अपन को वन टॉप गुणांक का मान 1.94 मिल गया है। जो वन टॉप गुणांक है उसका जो मान है, वन टॉप गुणांक का मान आई जो है 1.94 मिल गया है। एक क्वेश्चन का जवाब अपन को यहीं मिल गया है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर बात करते हैं। यहाँ अपन को दे रखे थे कि अपन को निकाला वियोजन की मात्रा है, और इसमें वैद्युतक बट्टे दे रखे थे ए। तो जब वैद्युतक बट्टे को जल में डाला जाता है तो वो आयनों में टूटता है, ए प्लस में और बी माइनस में, यानी कि धनायन और ऋणायन। जब वियोजन नहीं हुआ, यानी कि उसको जैसे अपन वाटर इत्यादि में नहीं डाले, उससे पहले उसके साथ क्या था कि उससे पहले ए बी जो पूरी तरह से 100% था, क्योंकि 100 किसी चीज़ का और 100 में से 100 होगा तो बिल्कुल एक ही होगा। तो ना कोई धनायन बना ना कोई ऋणायन बना, इसलिए 0 मान लेते हैं। कि जब उसका वियोजन हुआ, मान ले तो वह एल्फा बन गया, वह भी एल्फा बन गया। तो शुरुआत में कितना था, 1, उस एक में से ही तो यानी कि अभिकारक में से तो उत्पाद बनते हैं, तो उस एक में से जो बनाया उसको घटा देंगे तो एल्फा। इसलिए अपन में जब भी उसका वियोजन हुआ, किसका, अभिकारक ए बी का, अभिकारक ए बी का, या फिर वैद्युत अपघट्य ए बी का। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ,
आपको अच्छे से समझ में आए कि जब ए बी धनायन में और ऋणायन में टूटा तो वियोजन से पहले ए बी 100% था, तो 100% था तो 100 का 100% अपन देख पा रहे 1 होगा, इसलिए यहाँ पर 1 मान लिया। परंतु जब इसका वियोजन हुआ यानी कि बाद में इसका जब वियोजन हुआ, मान लेते धनायन एल्फा बना और जो ये ऋणायन है वह भी एल्फा बना, तो ये एक तरह से क्या हुआ, उत्पादित हुए। तो उत्पाद बने कहाँ से, अभिकारक से बने। तो अभिकारक में से उत्पाद बनेगा, अभिकारक में से उत्पाद बनेगा, तो जितना उत्पाद बनेगा उतना ही अभिकारक कम पड़ेगा। इस वजह से देखिएगा यहाँ एल्फा बना तो उस एक में से एल्फा को घटा दिया। चलो अपन देखते हैं, अपन इस बात को जानते हैं कि जो वांटाप गुणांक होता है आई जो होता है उसका मान वियोजन पर निर्भर करता है। तो बाद में कितना हुआ, तो 1 माइनस एल्फा, फिर ये जो बी का ए का है वह एल्फा, फिर जो बी का है वह एल्फा, तो ये वह एल्फा और ये एल्फा कट जाएगा, तो 1 प्लस एल्फा यहाँ पर अपने शेष रह जाता है। तो अपन देख पा रहे हैं, आगे देखते हैं कि जब इस वाले एल्फा को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ जोड़ दिया, इस वाले को यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि जो वियोजन की मात्राओं का जो योग होता है वही वांटाप गुणांक होता है। तो देखिएगा ये वाला एल्फा और ये वाला एल्फा आपस में कैंसिल हो गया, तो ये एक ऐसा कैसा, ये प्लस का एल्फा, तो वांटाप जो गुणांक है आई बराबर 1 प्लस एल्फा गया। तो अपन जानते हैं यहाँ वांटाप गुणांक जो भी अपन ने ऊपर ही निकाल लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ निकाले। तो अपन ने देखिएगा यहाँ निकाल दिया था, इस तरह से इस मान को अपन फिर नीचे रख देते हैं जहाँ पर भी वांटाप गुणांक था। थोड़ा वांटाप गुणांक आप देख पा रहे होंगे कहाँ है, इसकी जगह पर ने लिख दिया ऊपर से जो मान था जो 1.94 था। अब क्या करा, इस एक को इधर ले दिए, तो देखिएगा इधर लाने से क्या हुआ, 1.94 में से 1 चला जाएगा तो 1 में से 1 गया तो 0 और सेम डाटा, तो जो वियोजन की मात्रा है उसका मान आ गया 0.94। तो ये एक उत्तर ये हो गया है। याद रखना कि जो वियोजन की जो मात्रा है उसका जो योग है वह वांटाप गुणांक के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या अंतर है। यदि BaCl2 की मोलर चालकता 104 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो इसकी तुल्यांक चालकता ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता आप इसकी परिभाषा खुद पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसकी भी वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। जब तक इसका अपन न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है, इसका जो उदाहरण वाला पार्ट है उसको अपन हल कर लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। इसके सूत्र आने चाहिए, उसी क्वेश्चन को हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले तुल्यांक चालकता का मैं आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। तो तुल्यांक चालकता लैम्बडा बराबर कप्पा 1000/n ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। यहाँ n नॉर्मलता है, ये के सिंबल कप्पा का होता है, और मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 m, यहाँ ये मोलरता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये फॉर्मूले इनके होते हैं जो अपन को याद करना पड़ेगा। तो लेंगे चालकता बराबर कप्पा 1000/n, n यहाँ नॉर्मल था, मोलर चालकता बराबर कप्पा 1000/m, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब देखते हैं आगे एक सूत्र और होता है जो अपन को याद करना पड़ेगा। वो सूत्र है अपना मोलर चालकता अपॉन तुल्यांकी चालकता। वो किसके इक्वल होता है, वो n के इक्वल होता है। यहाँ n मतलब क्या होगा, अभी अपन देखते हैं। यहाँ n मतलब होता है या तो अम्लता या क्षारता, अम्लता या क्षारता भी देख लेंगे क्या होता है। तो यहाँ जो वैद्युत अपघट्य दे रखे थे वह है बी, जो वैद्युत अपघट्य था वह था BaCl2। यहाँ 2 लगा लेना, थोड़ा छूट गया था। तो जब इसको जल में डालते हैं तो यह आयनों में टूटता है, तो Ba2+ में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो ये जो Cl 2 बार था
उस Cl ने उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या होती है, n का मान होता है, और इससे इसकी अम्लता और क्षारता का अपन को पता चलता है। तो यहाँ n बराबर क्या हुआ, 2 हुआ। चलो अपन फाइनल सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र है अपने अपन देख पा रहे हैं, मोलर चालकता जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी 104 है, और तुल्यांक की चालकता अपन से पूछी है। चलो तुल्यांक की चालकता निकालने के लिए अपन तुल्यांक ही मान लेते हैं, T मान लेते हैं समझने के लिए, और n की वैल्यू भी आपको हमने बताई है कि 2 है। जितने धनायन है उन मतलब धनायन कैसे बना कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl ले लिया, तो इसकी जो सारकता है वो कितनी आई, 2 आई। तो यहाँ रखेंगे अपन 2 से इसको अपन काट लेंगे, तो जो अपना उत्तर है वो 52 आ जाएगा। किसका, तुल्यांक की चालकता का। T अपन यहाँ पे तुल्यांक की चालकता को दिया है, सिंबल इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, इसका सिंबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दोबारा मैं इसको सोल्व करता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, सूत्र से लिख दिया मोलर चालकता का मान 104, तुल्यांक की चालकता का मान अपन को निकालना है। n की वैल्यू जहाँ अम्लता और क्षारता होती है तो अपने 2 लिख दिया, 2 से इसको काट दिया तो 52 आ गया। तो ये 52 अपन को तुल्यांक की चालकता मिल गई है। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो वो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। आज अपने इस पेपर को सोल्व करा दिया है, जो 2010 में जो प्रश्न पत्र था उसको हल करा दिया। उस टाइम में 2 पेपर हुआ करते थे, अब एक ही पेपर हुआ करते थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।